बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर ये बड़ी खबर है। 13 सितंबर को अजमेर यात्रा पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ कल सुबह 10:20 पर पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। यहां से केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लेंगे भाग। वहीं वीर तेजाजी मंदिर सुरसुरा में दर्शन करेंगे। इसके बाद से नागौर के खरनाल पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। तो 13 सितंबर को उनका अजमेर दौरा होना है और उसको लेकर के जानकारी आपको दे रहे हैं कि कल सुबह 10:20 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद से यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए शुरुआत करते हैं अब बाकी खबरों की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि लोक देवता रामदेव जी और तेजा जी का जीवन लोक कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने रामदेव जी और तेजा जी के बताए आदर्श मार्ग को अपनाते हुए दीन दुखियों की सेवा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया है। और राजस्थान में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राज्य सरकार 25 मई नई पॉलिसी लागू करेगी। आपको बता दें कि साथ ही साथ मौजूदा पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे छोटे बड़े निवेशक आसानी से प्रदेश में कम लागत में उद्योग स्थापित कर सकें। इसको लेकर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में इन्वेस्टमेंट समिट में जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ी कंपनियों से एमओयू किया जा रहा है ताकि उनके प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने से पहले ही उन्हें यहां संबंधित उद्योग के लिए कुशल श्रमिक मिल सके। इन कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका उन्हें पारिश्रमिक भी मिलेगा। इसी के साथ ही उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जमीनें तो बिकी लेकिन इंडस्ट्री भी नहीं लगी। इसी के साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधा है। इंटरनेशनल आउटरीच जो हमने करी है वो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा और बड़ी है। और जैसे मैंने कहा, जब दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत पॉजिटिव माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जिससे भारत को लाभ हो सकता है, तो उसके लिए उसमें राजस्थान का भी लाभ हो, इसलिए हमने एक मैसिव आउटरीच करा है। केवल आउटरीच ही नहीं, ये पहली बार है जहां 25 आईएएस अधिकारियों को हमने चिन्हित करा है जो अलग अलग राष्ट्रों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये अधिकारी, इनका लोकल जिम्मेदारी राजस्थान में किसी भी विभाग की हो, वो जिम्मेदारी भले ही बदले, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उनकी उसी राष्ट्र की रहेगी। ऐसे 25 अधिकारी हमने चिन्हित करे। देश के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं उसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार रहेगा वो भी हमने चिन्हित कर दिया है। ये पहली बार होगा कि राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इंटरनेशनल समिट हो रही है, उसमें एक दिन 11 तारीख को नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का समिट होगा। क्योंकि राजस्थानियों में जो हमारे प्रदेश में रहते हों या बाहर रहते हों, उनमें बहुत जबरदस्त काबिलियत है बिजनेस की, तो हमने उनको इसमें साथ में जोड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, जहां सीएम ने ज्ञापन के टोक्यो में, आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के रोड शो का नेतृत्व उन्होंने किया। वहीं सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद से सीएम भजनलाल शर्मा ने विदेशी कंपनियों से निवेश को लेकर बातचीत की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग और वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग वीआईपी है।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेशी दौरे के दौरान जापान के टोक्यो में नीम राणा दिवस समारोह में भाग लिया। वहीं सीएम विदेश में न केवल समारोह में भाग लेते नजर आ रहे हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। विदेश दौरे के दौरान जेट्रो काई ग्रुप, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग, हिताची, यामाशिता रबर, E&H प्रिसीजन, ताकाहाटा प्रिसीजन और अन्य जापानी फर्मों के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और राजस्थान में निवेश को लेकर आमंत्रित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नीम राणा देश विशिष्ट निवेश क्षेत्र के लिए एक मॉडल है। टोक्यो में हुई निवेशकों की बैठक में जापानी निवेशकों से निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को लेकर चर्चा हुई। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने जापानी निवेशकों के समक्ष राजस्थान में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी और राज्य की नई नीतियों और शासन प्रणाली में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया। निवेशकों की इस बैठक को संबोधित करते हुए जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि राजस्थान भारत के सबसे अधिक निवेशक, अनुकूल और व्यापार को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है। लाल फीताशाही को कम करने और व्यापार के लिए अनुकूल और सरल व्यवस्था बनाने पर राज्य काम कर रहा है। मैं निवेशक समुदाय और व्यापारिक समूहों से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में जापान की कुछ चुनी हुई कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ लंच पर मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने जेट्रो काई ग्रुप, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग, हिताची यामाशिता रबर, E&H प्रिसीजन, ताकाहाटा प्रिसीजन सहित कई जापानी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठकें की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश करने और जापान और राजस्थान के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रशंसा की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए विदेशी कंपनियां राजस्थान आने के लिए सहमति जताई है। विदेशी कंपनियों के राजस्थान में निवेश से न केवल व्यापारिक लाभ होंगे, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और लॉयड यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में अलवर में पहली बार देश के 500 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट एक मंच पर नेशनल अलवर फिजियोकॉन 2024 के माध्यम से जुड़ेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने बताया कि आगामी 14 सितंबर को लॉयड यूनिवर्सिटी चिकानी अलवर और 15 सितंबर को ESI मेडिकल कॉलेज सभागार में नेशनल फिजियोकॉन 2024 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश में इस फिजियोकॉन में सम्मिलित होने वाले फिजियोथेरेपिस्ट वर्तमान में फिजियो की आवश्यकता और भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली भौतिक चिकित्सकीय सेवाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को फिजियोथेरेपी की वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में और 15 सितंबर को फिजियोकॉन 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आने वाले समय में जो 14 और 15 को एक नेशनल अलवर फिजियोकॉन 2024 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी और अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के संयुक्त तत्वाधान से संभावना होगी उसके आयोजन की। और 2 दिन का प्रोग्राम है। 14 को ये साइंटिफिक सेशन है, जिसमें पूरे देश से, हर राज्य से जो डेलीगेट्स हैं वो आएंगे और उस साइंटिफिक सेशन में शोध पत्र पढ़े जाएंगे, जो कि स्नातक, पीजी और पीएचडी स्कॉलर्स के थ्रू डिलीवर किए जाएंगे। और उसी समय एक वर्कशॉप जो स्टूडेंट्स, जो डेलीगेट वहां अपना उससे लाभ लेना चाहे, उनके लिए भी वर्कशॉप रखी गई है। गुरुवार को तखतगढ़ नगरपालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद अंबा देवी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर अंबा देवी को बीजेपी में शामिल कराया। इस दौरान राठौर ने कहा कि आज से पूर्व पालिका अध्यक्ष अंबा देवी बीजेपी नेता हो गई हैं।
और जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को कार्रवाई की गई। सूरजपोल मंडी स्थित मैसर्स रामप्रसाद रामगोपाल की दुकान पर कार्रवाई करते हुए 265 लीटर देशी घी जब्त किया गया, यानी सीज किया गया। पूर्व में लिए गए नमूने जांच में फेल होने पर फर्म पर विक्रय किए जा रहे घी के सैंपल लेने के बाद 265 लीटर घी को मौके पर जब्त करके सीज किया गया। समस्त कार्रवाई में जयपुर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा, पवन गुप्ता, नरेश शर्मा शामिल रहे। बांसवाड़ा जिले के सोनावासा जीएसएस के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के ग्रामीण आज अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन भी यहां पर उन्होंने सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम शुरू होते ही पिछले कई समय से सेनावासा जीएसएस के अंतर्गत आने वाले समस्त गांवों में कई घंटों तक बिजली लगातार कटौती होती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जब अधिकारियों से कंप्लेन की जाती है तो उच्च अधिकारियों से बात करिए कहकर बात टाल दी जाती है। साथ ही ग्रामीणों ने सोनावासा जीएसएस को बदलकर सुरपुर में करने की मांग की है, जिससे कि बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल सके। जिनसे बरसात का मौसम शुरू हुआ है तब से हमारे बडलिया सेनावासा से जुड़े हुए जितने भी ग्राम हैं, हर गांव में यही समस्या है कि बिजली की कटौती 24 घंटे 48 घंटे हमारी बिजली गायब रहती है, अघोषित बिजली कटौती रहती है। तो उस समस्या को लेकर हम आप एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि हमारे बिजली की समस्या से हमें निजात दिलाए। और तेज बरसात के चलते मारवाड़ जंक्शन के राजकीय वास गांव में नदी के तेज बहाव के चलते गांव में सन्नाटा पसरा है। आवागमन रास्ते में अवरुद्ध होने से प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली है। वहीं पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के उपखंड मुख्यालय में मात्र 8 किलोमीटर दूर राजकीय वास गांव प्रशासन की अनदेखी के चलते परेशानी झेल रहा है। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार मार्ग पर तेज बरसात के चलते नदी पूरी वेग के साथ बह रही है। नदी में तेज बहाव आने से स्कूल के छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है, तो वहीं मजदूर और किसानों को भी भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। इस नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन एक भी विधायक और सांसद ने ग्राम वालों की मांग नहीं सुनी है। ये नदी सुकड़ी नदी है, ये फुला से नदी आती है। ये करीबन पुलिया आप देख सकते हो 15 साल से टूटा पड़ा है। ये विधानसभा सुमेरपुर के अंदर आता है और सुमेरपुर विधानसभा यहाँ खत्म हो जाती है। सुमेरपुर के आगे मारवाड़ जंक्शन सीमावर्ती लास्ट गांव है आकड़ावास। सुमेरपुर विधानसभा का लास्ट गांव है आकड़ावास और ये लास्ट मारवाड़ जंक्शन विधानसभा का लास्ट गांव है राजकीयवास। ये करीबन पुलिया मदन राठौड़ जब एमएलए थे, अब प्रदेश अध्यक्ष है और अब कैबिनेट मंत्री है जोराराम जी, इनकी विधानसभा में नदी बहती है और 15 साल से टूटा पड़ा पुलिया। ये आकड़ावास के ग्रामीणों का खेत यहाँ इस नदी से क्रॉस करके आता है और राजकीयवास के ग्रामीणों का खेत इस क्रॉस करके आता है। और झालावाड़ जिले सहित सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में कल से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कैचमेंट एरिया में बारिश होने से जिले के नदी तालाब और बांध भी लबालब होकर छलक उठे हैं। सीमावर्ती मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से झालावाड़ जिले के सबसे बड़े काली सिंध बांध में पानी की खासी आवक हुई है। अब ऐसे में बांध के 2 गेट खोलकर 23,700 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। काली सिंध बांध के गेट के पास पानी के निकासी होने से झालावाड़ के मुंडेरी इलाके की निचली पुलिया पर पानी आ गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से खानपुर सारोला क्षेत्र का भीमसागर बांध भी लबालब हो गया है। ऐसे में भीमसागर बांध के 3 गेट खोलकर 5,600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं अकलेरा क्षेत्र का छापी बांध भी मध्य प्रदेश में हुई बारिश से लबालब हो गया है। अब ऐसे में बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। अब खबर राजसमंद से है, जहां इन दिनों शहर में बच्चा गैंग सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि आरोपी स्कूल से छुट्टी के समय बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक वैन और 2 मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे। बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने वैन के पास बुलाया और बच्चों को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, जिस पर बच्चा वैन चालक के हाथ पर काटकर
स्कूल भागाया, यानी बच्चे ने वैन चालक का हाथ काटा। वहीं आरोपी वैन चालक और 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 4 है, यहाँ से कोई बच्चा छुट्टी के समय 1 बजे घर के लिए निकला होगा, तो थोड़ा सा दूर निकला होगा तो 2 बाइक पे और एक कोई वैन बता रहे हैं। उस बच्चे को चॉकलेट के बहाने बुलाया और उसको गाड़ी पर डालने की कोशिश करी। उस बच्चे ने उस गाड़ी वाले के हाथ पे काटा और वो बच्चा छोड़ते हुए भगा। भगने के बाद में फिर आसपास के लोगों ने हो हल्ला किया, हो सकता है वो गाड़ी वाले भग गए। ये इस बच्चे के द्वारा ऐसा बताया गया है। ये घटना अभी राजनगर मालीवाड़ा क्षेत्र के आसपास की। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी गढ़बोर चारभुजानाथ जी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल झूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित होने वाले विशाल मेले को लेकर व्यवस्थाएं देखी हैं। आपको बता दें कि गढ़बोर चारभुजा जी का मेला जिले के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसे लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से सजग दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर ने पार्किंग, भजन संध्या स्थल, मेला प्रांगण, मंदिर प्रांगण, दूध तलाई आदि स्थलों का निरीक्षण किया। वहीं विभिन्न मार्गों पर जाकर श्रद्धालुओं के आवागमन और प्रस्थान की व्यवस्थाएं भी देखी। और बांसवाड़ा में रुपयों के लेन देन को लेकर के गुरुवार को शहर के निचला भोईवाड़ा में चाकूबाजी की घटना हो गई है। इससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार वारदात में 42 वर्षीय दिलीप पिता गणेश लाल घायल हुआ, जिसका महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वो अपनी बहन के घर गया था, जहां आकर युवकों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। चाकूबाजी की घटना को लेकर के कोतवाली थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं मेरी बहन के घर पे मैं गया था सब्जी लेके, बहन के घर पे बैठा था। मुझे अंदर से बुला के बाहर देर बुलाया। हमारे पुराने कोई पैसे की लेन देन की वजह से मैंने उसको कहा कि भाई तुझे पता नहीं है, तू मत बोल बीच में। तो उसने मेरे को दे रहा है कि कितने दिनों से मेरे को चाकू की धमकियां दे रहा है। फिर उसने उसके भाई के मासी के लड़कों को बुलाया, उसके छल्ले में चाकू के क्यों था, उसने दे रहे मेरे को बाट करके दे रहे, 3-4 बार दे रहे, क्या मार दिया। तो मैं डायरेक्ट कोतवाली गया। कोतवाली जाने के बाद एफआईआर कटाई। एफआईआर कटाने के बाद दे रहे मेडिकल यहाँ पे करवाने का, और उसकी औरत देखे तो मेरे को झूठा आरोप में कह रही है कि मेरे को रोड पे मारी। मैं प्रशासन से ये कहता हूँ कि इनकी तफ्तीश करे कि इसके साथ अगर मारपीट हुई है तो मैं गुनहगार हूं तो मुझे अंदर डाल देना। घटना कहाँ पर हुई है? निचला भोईवाड़ा में कंदरवाड़ी स्कूल के पास में। और झालावाड़ जिले के रुणजी तिराहे पर बुधवार रात 9 बजे चालक की लापरवाही से 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि झालावाड़ की तरफ से तेज गति से आ रही गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक शराब के नशे में था, जिससे कि सड़क पर साइड पर खड़ी 2 बाइक को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि उस वक्त बाइक के पास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। 9 बजे करीब। अच्छा, क्या हुआ 9 बजे? ये देख लो, यहाँ से घूम गई गाड़ी है। अच्छा, एक लेडीज को लग भी गई, वो मोटरसाइकिल नीचे दबरी, वो देखो गाड़ी दबी हुआ, वहाँ कुछ भी हो रही हो। कहाँ की बात है? नहीं कि रुणजी चौराहे पे ड्राइवर ने दारू दो कार्ड पड़े उसमें, ये बड़े शराब पड़े। हाँ, गाड़ी नहीं खड़ी थी, हम भी नहीं बैठे तो। हाँ, अच्छा, रात की बात है। हाँ, 9:30 बजे की। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां निर्दयी पिता ने माफ कीजिएगा, अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार बेटी की हत्या के बाद से खुद भी सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर गहनता से जांच में जुट गई है। मुंडावर उपखंड के गांव सिहाली कला में स्थित श्री श्री 1008 बाबा कुंदन दास जी महाराज आश्रम में 15 सितंबर से 22 सितंबर तक भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर महंत ऋषिदास महाराज ने बताया कि बेनामी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज रैणागिरी धाम और साध्वी बर्फीदास की प्रेरणा से बाबा कुंदन दास जी महाराज की बरसी पर आश्रम में विशाल संत समागम और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा।
महाराज जी ने बताया कि 15 सितंबर से आचार्य हरिमोहन शास्त्री पंचकुटी आश्रम वृंदावन द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 15 सितंबर 2024 से बाबा कुंदनदास आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और उसके पश्चात 22 सितंबर को कुंदनदास जी महाराज की बरसी है, जिस उपलक्ष्य में तकरीबन 300 से अधिक साधुओं का वहां पे संत समागम किया जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाएं और 22 तारीख को जिस दिन महाराज जी की बरसी है संत समागम हो रहा है। चूरू में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस अवसर पर खेल ध्वज को उतारकर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया है और प्रतियोगिता का समापन भी किया गया। इस अवसर पर मुश्ताक खान ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में सभी जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हारने वाले खिलाड़ियों को आने वाले भविष्य में फिर अच्छी मेहनत करने की सलाह दी गई है। खेल के क्षेत्र में जो सफलता मिल रही है गुरुकुल एकेडमी को, ये ऐसे नहीं मिल रही है। गुरुकुल एकेडमी के संस्थापक भाई महेश दुखिया और इनका स्टाफ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बराबर मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा में भी ये छुट्टी होती है या रविवार होता है, एक्स्ट्रा क्लास लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि जो भी समय उनका खराब हुआ है वो सही हो और उसका सदुपयोग हो। खेल के क्षेत्र में भी जब आवश्यकता होती है तो इन्होंने इस बार तो ऐसा किया है कि तीरंदाजी अपने क्षेत्र में कोसों दूर है, कोई सोच भी नहीं सकता कि तीरंदाजी खेल है, यहाँ प्रतियोगिता हो सकती है। और सरमथुरा उपखंड समेत आपको बता दें कि समीपवर्ती किरौली जिले में हुई तेज बारिश से पार्वती बांध लबालब भर गया है, जिसके चलते सिंचाई विभाग की ओर से बांध की 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा सहित पुलिस बल के जवानों की ओर से बांध पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों को पानी से दूर रहने की अपील की जा रही है। और अरावली की पहाड़ियों पर तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे गजनाई बांध ओवरफ्लो होने के चलते पिछले एक माह से सोजत रोड की 32 पुलिया सुकड़ी नदी में पानी का तेज बहाव जारी है। वहीं नदी में पानी की तेज बहाव को देखते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सोजत रोड में बगड़ी नगर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं लेकिन फिर भी लोग दोपहिया वाहन लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं, जिसके चलते गुरुवार सुबह सोजत रोड सुकड़ी नदी में बाइक से जा रहे 2 लोग तेज बहाव में असंतुलित होकर गिर गए। वहीं तेज बहाव के बीच फंसे दोनों लोगों को कड़ी मशक्कत से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां